नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अपने YouTube चैनल देसी स्टडी के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्राचीन भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि इतिहास के बारे में चर्चा करें तो इतिहास एक बहुत जटिल सब्जेक्ट होता है, और यदि हम इसे अरेंज वे में या किसी चार्ट के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमें इसे काफ़ी लंबे समय तक याद रखने में आसानी होती है। तो आज मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं परीक्षा में आने वाले उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। और आज सबसे पहले हमारा चैप्टर है प्राचीन इतिहास, जिसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इतिहास के बारे में यदि बात करें तो स्रोतों के आधार पर इतिहास को हम अध्ययन के लिए 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसे पहला हम लोग प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमारा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में हमें पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है, और इस काल की जो भी हमें जानकारी मिलती है वह पूरी की पूरी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। उसके बाद हमारा आता है आदि ऐतिहासिक काल। यह एक ऐसा काल था जहाँ से हमें पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों की प्राप्ति हुई है, परंतु इस समय जो हमें साहित्यिक स्रोत या साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं उन्हें पढ़ने में भी सफलता नहीं प्राप्त हो सकी, इसलिए हम इसे आदि ऐतिहासिक कहते हैं। और इसके बाद हमारा आता है ऐतिहासिक काल। यह काल उस कालखंड को कहते हैं जहाँ से हमें साहित्यिक साक्ष्यों को पढ़ने में सफलता प्राप्त हो चुकी है, और इसे हम लोग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा ये चैप्टर है पहला प्रागैतिहासिक काल। तो आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, और इतिहासकारों ने इसे अध्ययन की सुविधा के में 3 भागों में बांटा है। पहला हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमारा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा हमारा ऐतिहासिक काल। यह कालखंड एक ऐसा काल था जहाँ से हमें साहित्यिक साक्ष्यों की कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इस कालखंड में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, और जो भी जानकारी हम इस कालखंड की प्राप्त करते हैं वह हमारी पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर है। उसके बाद हमारा आता है अगला आदि ऐतिहासिक काल। यह एक ऐसा कालखंड था जहाँ से हमें लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले हैं, लेकिन इस कालखंड में जो भी हमें लिखित साक्ष्य या साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं वह भाव चित्रात्मक थे, और उन्हें अभी पढ़ने में हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, इसलिए इस कालखंड को हम लोग आदि ऐतिहासिक कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारा आता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। इस सभ्यता में जो भी हमें साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं वह भाव चित्रात्मक थे, और चित्रकारी के माध्यम से उस समय के लोगों ने अपने जीवन को दर्शाया है, तो इसे पढ़ने में भी सफलता हमें प्राप्त नहीं हो सकी है। उसके बाद आगे हम बात करें तो आता है हमारा ऐतिहासिक काल। इस कालखंड में हमें लिखित साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों मिले हैं, और इस कालखंड में लिखित साक्ष्य को हम लोगों ने पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली है। जैसे कि हमारा आता है वैदिक काल। इस कालखंड की जो भी जानकारी मिलती है वह हमें लिखित रूप से वेदों के माध्यम से या आदि साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से मिलती है, इसलिए इसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है प्रागैतिहासिक काल, और इसी चैप्टर के लिए हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक काल के बारे में यदि चर्चा करें तो भारत में सर्वप्रथम ब्रुसफुट नामक व्यक्ति थे, जिन्होंने प्रागैतिहासिक काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी, और इन्होंने ही इस सभ्यता के बारे में या इन्होंने इस काल के बारे में पढ़ने का या अध्ययन करने का प्रयास किया। तो इस नाम को याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और परीक्षा में यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सर्वप्रथम किन्होंने इसके बारे में जानकारी दी, या प्राचीन भारत के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी, तो वह हमारे ब्रुसफुट नामक व्यक्ति थे। वहीं वैश्विक स्तर पर यदि हम बात करें तो वैश्विक स्तर पर 1820 में जर्गेनस थॉमसन नामक व्यक्ति थे, जिन्होंने इस काल को 3 भागों में विभाजित किया, और उन्होंने इस काल को धातुओं के आधार पर बांटा। उसमें से पहला काल जो था हमारा पाषाण काल, दूसरा है हमारा कांस्य युग, और तीसरा है हमारा लौह युग। दोस्तों,
पाषाण काल को हम लोग किस आधार पे हम लोग इसका पाषाण काल कहते हैं, तो उस समय का जो भी मानव था या अपने उपयोग में जिन चीज़ों का प्रयोग करता था वह पूरी की पूरी पत्थर की बनी होती थी, इसलिए इसे हम लोग स्टोन एज या पाषाण काल कहते हैं। और जब मानव कुछ आगे की सभ्यता से परिचित हुआ और वह आदि ऐतिहासिक काल में पहुंचा, तो वहां उसने कांसे का खोज कर लिया और उसके जो बर्तन या हथियार जो भी चीज़ होती थी वह कांसे की बने होने लगी। कांसा एक ऐसी धातु थी जो तांबे और टीन के मिश्रण से बनाई जाती थी, तो इसलिए इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आगे हम बात करें तो जो अगला हमारा आता है लौह एज, और आगे जब मानव ऐतिहासिक युग में पहुंचा तो उसने लोहे का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया और इसलिए इसे हम लौह युग भी कहते हैं। आगे बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्होंने इस काल को भी 3 भागों में बांटने का प्रयास किया, और वह हमारा है पूरा पाषाण काल, दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल और तीसरा है हमारा नवपाषाण काल। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने काल के आधार पर या धातुओं के आधार पर काफ़ी विभाजन कर लिया है, और देखें तो पढ़ने में हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होने लगेगा। तो चलिए आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर बताया कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है हमारा आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। और आज जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वह हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। और उसके बाद पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जो कि हमारा है पूरा पाषाण काल, दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल और तीसरा है हमारा नवपाषाण काल। दोस्तों आज इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से बातों पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले इस कालखंड के बारे में चर्चा करें कि पूरा पाषाण काल का समय क्या था, इतिहासकारों ने इसे क्या क्या समय दिया। तो 25 लाख BC से 10,000 BC इसका जो काल पूरा पाषाण काल का था। और उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, इसका समय जो इतिहासकारों ने बताया वह 4000 BC से 10,000 BC से 4000 BC बताया। उसके बाद जो अगला हमारा नवपाषाण काल आता है उसका समय 10,000 BC से 1000 BC बताया। अब आगे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का जो प्रारंभिक समय था वह काफ़ी मिलता जुलता था। तो इसका एक कारण ये था कि मध्य पाषाण काल में कुछ स्थानों पर मनुष्य का विकास काफ़ी धीमी गति से हो रहा था, और नवपाषाण काल तक जब मनुष्य आगे की सभ्यता से तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रहा था, तो इस काल में हम समय को बांटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसे संक्रमण काल भी कहते हैं। और यहाँ पर आगे हम बात करें तो BC और AD इसमें भी विद्यार्थियों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो BC और AD के बारे में यदि बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इतिहास में हम लोग या हमारे भारतीय कैलेंडर जो हम लोग फॉलो करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं जो ईसाइयों का होता है, और उसके आधार पर वो जो आधार वर्ष मानते हैं वह ईसा मसीह का जन्मदिन आधार वर्ष माना जाता है। और इसके पहले जो भी तिथि गणना की जाएंगी वह BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद की जो तिथियां होंगी उसे एनो डोमिनियन अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय होगा। उसके बाद आता है हमारा अगला बिंदु चरण। यदि हम चरण के बारे में बात करें तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल ऐसा काल था जो जिस समय मनुष्य ने अपना जीवन का सर्वाधिक दीर्घकालीन समय बिताया, और इस आधार पर भी हम लोग इस काल को 3 कालों में बांटते हैं। पहला हमारा पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा हमारा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा हमारा उच्च पूरा पाषाण काल। परीक्षा की दृष्टि से यह बिंदु यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और या इसके बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम लोग यदि बात करें लक्षण के बारे में, तो लक्षण में यदि हम बात करते हैं तो पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था वह आखेटक था, शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। आखेटक, शिकारी और खाद्य संग्राहक से क्या अर्थ है? तो पूरा पाषाण काल का मनुष्य पूरी तरीके से अपने खाने के लिए जानवरों पर निर्भर था और एक स्थान से दूसरे स्थान खाना खाने के लिए या खाने की तलाश में शिकार करने के लिए इधर से उधर जाता था और जानवरों को मारकर ही उनका कच्चा मांस खाता था। तो इसलिए इसे हम खाद्य संग्राहक या आखेटक शिकारी कह सकते हैं।
दोस्तों इस काल में कृषि और पशुपालन की कोई भी हमें जानकारी नहीं मिलती है, अर्थात मनुष्य इस समय कृषि और पशुपालन से अवगत नहीं था और वह अपना जीवन बसर जो भी करता था वह पूरी तरीके से प्रकृति या जानवरों पर निर्भर था। आगे वहीं हम लक्षण में मध्य पाषाण काल के बारे में बात करें तो इस काल का जो मानव था वह आखेटक और खाद्य संग्राहक पहले से ही था, लेकिन इस काल तक आते आते मनुष्य ने इस काल में एक नई चीज़ को आरंभ किया और वह था पशुपालन। मनुष्य ने इस काल में आते आते सबसे पहले जो अपना पालतू पशु बनाया उसे कुत्ते को बनाया। और हम लोग ने पढ़ रखा है कि जब मनुष्य ने इस सभ्यता तक आते आते मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की, लेकिन व्यवस्थित रूप से जब अगर हम पशुपालन की बात करें तो वह नवपाषाण काल के अंतर्गत आता है। और लक्षण में अगर नवपाषाण काल के बारे में बात करें तो पशुपालन के साथ साथ यहाँ पर एक और नई चीज़ आई जिसको हम लोग कृषि कहते हैं। जब मनुष्य आगे नवपाषाण काल की ओर बढ़ रहा था तो वहाँ उसने कृषि की शुरुआत की, और कृषि की शुरुआत करने के कारण मनुष्य ने अपना वहाँ जीवन जो भी था, जो खाना बदोशों की तरह इधर उधर जाता था, उसने अपना जीवन स्थायी कर लिया और कृषि की देखभाल करने के लिए पशुपालन को भी उसने व्यवस्थित तरीके से या व्यावसायिक तरीके से शुरुआत की। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इस काल में या नवपाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने पशुपालन और कृषि की शुरुआत भी प्रारंभ कर दी थी और समाज जो था उसका स्थायी निवास हो गया था। तो परीक्षा में ये नवपाषाण काल से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं औजार के बारे में। तो औजार के आधार पर अगर हम पूरा पाषाण काल को बांटें तो पूरा पाषाण काल के जो औजार होते थे, हम लोगों ने पढ़ा है कि मनुष्य आगे की इसमें सभ्यता से परिचित नहीं था और इसके जो भी औजार होते थे वह पत्थरों के या हड्डियों के आदि चीज़ों के बने होते थे। और उस समय जो पत्थर प्रयोग किए जाते थे वह क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड आदि के होते थे। यदि आगे हम बात करें मध्य पाषाण काल के अंतर्गत तो मध्य पाषाण काल तक आते आते जब मनुष्य ने धातु की खोज की या नई सभ्यता से परिचित होता है तो हथियारों का जो आकार था वह काफ़ी छोटा हो गया और माइक्रोलिथ अर्थात सूक्ष्म पत्थर के उसके आकार बने होने लगे और उसके हथियारों में गतिशीलता आ गई। उसके बाद यदि नवपाषाण काल की हम बात करें तो नवपाषाण काल के जो औजार होते थे या मनुष्य जिन औजारों के सहारे हथियारों के सहारे शिकार करता था या अपने अन्य काम करता था वह स्लेट के बने होने लगे। और हम लोगों ने पढ़ा है कि इस काल तक आते आते मनुष्य ने धातु की खोज कर ली, अर्थात उसके हथियारों में काफ़ी मजबूती आ गई। उसके बाद यदि हम बात करें महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में तो महत्वपूर्ण स्थल में एक जगह है अतिरमपक्कम जो कि तमिलनाडु में पड़ती है और दूसरी जगह है हथनौरा जो कि एमपी में पड़ता है। यह दो स्थल ऐसे थे जहां से मनुष्य को प्राचीनतम मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद एक जगह पड़ती है एमपी में भीमबेटका जहां से मनुष्य को चित्रकारी के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं कि मनुष्य प्राचीन काल में चित्रकारी किस प्रकार से करता था और उसकी चित्रकारी के भाव चित्रात्मक थी या किस प्रकार की थी, उसके साक्ष्य हमें भीमबेटका एमपी से मिलते हैं। और उसके बाद मिर्ज़ापुर की यदि हम बात करें तो मिर्ज़ापुर में तीनों कालों के औजारों का भी साक्ष्य हमें मिलता है। तो इन दोनों को हम लोग काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि मिर्ज़ापुर एक ऐसा स्थल है जहाँ से हमें तीनों काल के औजार मिलते हैं। भीमबेटका जो कि एमपी में पड़ता है, यहाँ से हमें चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। और अतिरमपक्कम तमिलनाडु और हथनौरा एमपी जहाँ से मानव को खोपड़ी के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसे ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है। उसके बाद यदि मध्य पाषाण काल में हम लोग महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण स्थल के अंतर्गत चौपानी मांडो जो कि यूपी में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से हमें सर्वप्रथम मृदभांड के साक्ष्य मिलते हैं। मृदभांड का तात्पर्य है कि मिट्टी के बर्तन, अर्थात उस समय का मानव किस प्रकार से अपने बर्तनों का प्रयोग करता था और उसके जो बर्तन बने होते थे वह मिट्टी के बने होते थे। तो मिट्टी के बर्तनों का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला है वह हमें चौपानी मांडो यूपी से मिलता है। उसके बाद बागौर राजस्थान और आदमगढ़ एमपी। बागौर राजस्थान में एक जगह है और एमपी में एक जगह है आदमगढ़।
इन जगहों से हमें उस समय के पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि मध्य पाषाण काल में आते आते मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। तो इसके बाद यदि हम लोग बात करें महत्वपूर्ण स्थलों में, तो नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल थे। सबसे पहला जो स्थल था वह बुर्ज होम कश्मीर में पड़ता है। यहाँ से हम लोगों को मनुष्य के गर्तवास के स्थान मिलते हैं। गर्तवास का अर्थ है कि मनुष्य उस समय ज़मीन में गड्ढा बनाकर रहता था और उसका आवास जो होता था वह ज़मीन के अंदर भी होता था। और यहीं से हमें कब्र में मालिक के साथ उसके पालतू पशु कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। और परीक्षा में यह है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें गुम्फा कराल जो कि कश्मीर में पड़ता है और चिरान बिहार में पड़ता है, इन दोनों जगहों से हमें उस समय के औजारों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये स्थल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें कोल्डी हवा जो कि यूपी का एक स्थल है, यहाँ से मनुष्य को सर्वप्रथम चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद एक स्थल पड़ता है मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से मनुष्य के सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ से हमें दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। यदि पूछे कि सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हम लोगों का उत्तर मेहरगढ़ पाकिस्तान होगा। और यदि यह पूछे कि सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वह हमारा कोल्डी हवा यूपी होगा। उसके बाद यदि हम लोग खोज के बारे में बात करें, तो खोज पूरा पाषाण काल में सर्वप्रथम जो मनुष्य की खोज थी वह आग की खोज थी। अर्थात पूरा पाषाण काल में मनुष्य आग से परिचित था, लेकिन वह उसके प्रायोगिक तौर से उससे परिचित नहीं था। उसके बाद आता है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य आग के प्रयोग से परिचित हुआ और उसने यहाँ पर एक नई धातु तांबे की खोज की। उसके बाद यदि हम लोग मध्य पाषाण काल का या नवपाषाण काल के बारे में बात करें, तो इस काल में मनुष्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ खोजी जो उसके जीवन को गति देने में अति सहायक सिद्ध हुई। वह था हमारा पहिया। मनुष्य ने इस काल में आते आते पहिए की खोज कर ली और इस पहिए के प्रयोग से वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए काफ़ी आसानी उसे प्राप्त होने लगी। और जैसे कोई भारी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, तो उसमें भी वह पहिए का प्रयोग करके काफ़ी सुगमता प्राप्त करने लगा। दोस्तों, यहाँ से एक दो प्रश्न और पूछे जाते हैं कि मनुष्य की सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो वह मनुष्य की सभ्यता का जो पालना है वह एशिया को बोला जाता है। और जो मनुष्य का जो प्राचीन मानव था उसका पालना की अगर किसे बोला जाए तो वह अफ्रीका है। तो यहाँ से दो प्रश्न और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इन दोनों प्रश्नों को भी याद रखिएगा। तो अगर आज आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।